Good morning, all of you, and welcome you all. So, shall we start? तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कस्टम्स एक्ट 1962. Now, but before I start this कस्टम्स एक्ट 1962, कुछ इंट्रोडक्शन आपको मैं दे देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है. जो सोर्स ऑफ लॉ है, कस्टम्स लॉ हम लोगों को कहाँ से पढ़ना है, दैट इज cbic.gov.in. वहीं पर आपको कस्टम्स एक्ट 1962 एक्ट मिलेगा. जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, इंस्ट्रक्शंस आते हैं, वो आपको यहीं पर इसी वेबसाइट पर मिलेगा. करेक्ट है? तो दिस इज बेसिकली अ सब्सटैंटिव प्रोविजन. रेट ऑफ ड्यूटी कस्टम्स टैरिफ एक्ट में लिखा हुआ है. और बेसिकली इसमें दो शेड्यूल है. शेड्यूल 1 में इंपोर्ट ड्यूटी लिखा हुआ है, शेड्यूल 2 में एक्सपोर्ट ड्यूटी लिखा हुआ है. तो बेसिकली कस्टम टैरिफ एक्ट में रेट ऑफ ड्यूटी लिखा होगा और ऑब्वियसली HSN क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, जो GST में भी आपने देखा होगा. तो यहाँ पर 8 डिजिट HSN है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. नाउ जिस तरह से GST का इंप्लीमेंटेशन कहाँ होता है, GST का इंप्लीमेंटेशन gst.gov.in में होता है. करेक्ट है? उसी तरह से कस्टम्स एक्ट में जितना भी बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल, ये सब फाइल करना है वो आइस गेट में फाइल करते हैं. आइस गेट में. तो आइस गेट में बेसिकली कस्टम्स एक्ट इंप्लीमेंट होगा. बिल ऑफ एंट्री इंपोर्ट करने के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए शिपिंग बिल फाइल करते हैं. लेकिन कहाँ फाइल करेंगे? यहाँ आइस गेट में फाइल करेंगे. करेक्ट है? नाउ जितने भी गुड्स हैं वो HSN से क्लासिफाई किए गए हैं. कौन सा गुड्स फ्री है, रिस्ट्रिक्टेड है, ये सब आपको DGFT के वेबसाइट में मिलेगा. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स भी है और ये हम लोग करेंगे भी आपके साथ. तो ये कॉमर्स मिनिस्ट्री हैंडल करती है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री हैंडल करती है. कॉमर्स मिनिस्ट्री का काम है कि किस तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए और बाकी सभी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का काम है कि किस तरह से इंडिया सेल्फ रिलायंट बने ताकि इंपोर्ट कम हो. फिर ये एक है epcindia.com, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का वेबसाइट है. तो जितने भी एक्सपोर्टर है यहाँ पर इनको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता है ताकि उनको एक्सपोर्ट का बेनिफिट ये सब मिलता रहे. तो बेसिकली जब भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो तो ये 4 वेबसाइट आपको बहुत हेल्प करेंगी. करेक्ट है? मैं आपको दिखला देता हूं. जैसे ही आप CBIC के वेबसाइट में जाएंगे तो कस्टम्स, यहाँ GST है, ये रहा कस्टम्स, ये सारा वैसे ही चलेगा. करेक्ट है? ये आइस गेट का वेबसाइट है और आइस गेट के वेबसाइट में जब ये खोलेंगे तो ये फर्स्ट पेज खुलेगा. इसी के नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको इतने सारे बटन्स मिलेंगे. जैसे gst.gov.in में बटन्स मिलता है, यहीं पर आपको जैसे कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर है. एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं. वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का बटन ये है जिसको हम लोग ई संचित बोलते हैं. ई संचित, ई स्टोरेज एंड कंप्यूटराइज हैंडलिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट्स. आपको पेमेंट करना है उसके लिए अलग बटन है कस्टम ड्यूटी का. करेक्ट है? हाँ या ना बोलते जाइएगा. इसके बाद DGFT का वेबसाइट, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसमें ऑब्वियसली पीयूष गोयल जी इज द कॉमर्स मिनिस्टर. इसी में आपको जैसे इंडियन ट्रेड सर्विस ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, यहीं पर आपको पूरा डिटेल मिलेगा. जैसे अबाउट DGFT में इसमें हमने क्लिक किया. एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है. मुझे एक बात बताइए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए क्या GST का रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए GST का रजिस्ट्रेशन जरूरत है या नहीं है? प्लीज. 2 लोगों ने यस बोला. जिनेश जी, राजेश जी, यस इट इज. क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो इंटरस्टेट सप्लाई है, इंपोर्ट करेंगे तो इंटरस्टेट सप्लाई, और इंटरस्टेट सप्लाई में GST का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. तो GST रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी. तो इनफैक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एक IEC नंबर लेना पड़ता है. जब वो IEC नंबर ऑब्वियसली पैन बेस्ड होगा, उसको आपको अपने GST के साथ इंटरलिंक करना पड़ता है. तो ये वेबसाइट हेल्प करेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे आइस गेट में. तो IEC कोड आपको यहाँ मिल जाएगा. आइस गेट में आप उस IEC कोड को रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, या आइस गेट में ही आपको IEC नंबर भी मिल सकता है. करेक्ट है?
ये देखिए अप्लाई फॉर आईईसी यहाँ लिखा हुआ है, रेगुलेटरी अपडेट्स, एक्ट्स एंड रूल्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट्स, आईटीसीएस बेस्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो अगेन एचएसएन नंबर आएगा, उस एचएसएन के बेसिस पे आपको पता लग जाएगा कि इस प्रोडक्ट के लिए आपको लाइसेंस लेना है या नहीं लेना। वैसे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए वो सब विदाउट लाइसेंस आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट वेरी फ्यू आइटम्स। तो इसका एक्सेल शीट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसी में, और यू कैन सर्च इट आउट। करेक्ट है। और ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का, ये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन आरसीएम से, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप करके कुछ इसका फुल फॉर्म है। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको क्या ढूंढना होगा, क्या चीज चाहिए आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए? रेट से आईसी से भी पहले आपको प्रोडक्ट जानना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं। उस फिर प्रोडक्ट का एचएसएन ढूंढना होगा आपको। जब एचएसएन कोड मिल जाएगा आपको, जिसको इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज सिस्टम बोलते हैं, तब आपको आइस गेट की वेबसाइट में जाके रेट ऑफ ड्यूटी पता लग जाएगा, हाँ या ना? डीजीएफटी के वेबसाइट में जाके आपको ये पता लग जाएगा कि वो गुड्स फ्री है या नहीं है, यानी कि विदाउट लाइसेंस आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है इसका मतलब यू नीड द लाइसेंस। अगर एसटीई लिखा हुआ है तो स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस के थ्रू, यानी कैनालाइज एजेंसी के थ्रू आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। और प्रोहिबिटेड लिखा हुआ तो यानी कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो एक्सपोर्ट के लिए अलग पॉलिसी बनी होगी, इंपोर्ट के लिए अलग पॉलिसी बनी होगी। करेक्ट है। सुधीर जी पूछ रहे हैं टू अप्लाई फॉर करेक्ट एचएसएन कोड। अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, you have to search for right HSN code. That's what I have written, Sudhir. Identification of product HSN वो जरूरी है। गलत HSN डाल देंगे तो रेट ऑफ ड्यूटी गलत, सब कुछ गलत हो जाएगा और आपका गुड सीज भी हो सकता है और पेनल्टी अलग लगेगी। क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो एग्जामिनेशन करता ही करता है। सही बात है या नहीं है? नेक्स्ट, एक्सपोर्ट करने पे बहुत सारी स्कीम्स निकाली हुई है, जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक। उस प्रोडक्ट में कितना आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, अगेन वो एचएसएन से ही पता लगेगा और ये डीजीएफटी की वेबसाइट से आपको पता लग जाएगा। और एक एमईआईएस स्कीम होती थी, वो तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, डब्ल्यूटीओ से केस हार गई। हम नया स्कीम लेके आ गई है, रिमिशन ऑफ ड्यूटी करके कुछ है, हम लोग देखेंगे उसको। करेक्ट है। मुझे एक बात बताइए, अगर आप एनिमल इंपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट इंपोर्ट करने देगी? मान लीजिए आप हैन इंपोर्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? यस राजू जी, सी क्वारंटाइन पॉलिसी। गवर्नमेंट हो सकती है जो इतने भी हैन इंपोर्ट कर रहे हैं, आप जिस देश से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई बीमारी तो नहीं है इन एनिमल्स में, तो इसके लिए क्वारंटाइन पॉलिसी देखनी होगी। तो उसके लिए सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं आपको, तो वो रिक्वायर्ड है या नहीं है वो आपको चेक करना पड़ेगा। यस सर, सही बात। तो बाकी हैन में रेट ऑफ ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, एलिजिबल स्कीम, वो सब तो है ही, प्लस देयर आर मेनी एजेंसीज जिसको हम लोग पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एजेंसी बोलते हैं, पीजीए। यू हैव टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम देम, देन ओनली यू कैन ऑब्टेन इंपोर्ट। सही बात। दूसरी बात, जवाब देते रहिएगा। दूसरी बात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की रेट ऑफ ड्यूटी, एक्सपोर्ट की रेट ऑफ ड्यूटी किस एक्ट में लिखी हुई है? रेट ऑफ ड्यूटी किस एक्ट में लिखी हुई है? कस्टम टैरिफ एक्ट में लिखा हुआ है।
कस्टम टैरिफ एक्ट में मान लीजिए इंपोर्ट ड्यूटी 30% लिखा हुआ है, लेकिन इंडिया ने साउथ कोरिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है, जहां पर इंडिया और साउथ अफ्रीका में ये एग्रीमेंट है कि अगर साउथ अफ्रीका से कोई चीज इंपोर्ट होगी तो 30% की जगह 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, और अगर हम साउथ कोरिया में कोई वही मटेरियल एक्सपोर्ट करेंगे तो साउथ कोरिया भी उस पर 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा। सही बात। तो दीज आर द ट्रेड एग्रीमेंट्स, और इस ट्रेड एग्रीमेंट्स में लाइक DTAA, करेक्ट, लाइक DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इन ट्रेड एग्रीमेंट में इसको हम लोग कहते हैं प्रेफरेंशियल रेट। कौन सा रेट कहते हैं? प्रेफरेंशियल रेट। तो प्रेफरेंशियल रेट एप्लीकेबल होगा। तो प्रेफरेंशियल रेट तभी एप्लीकेबल होगा इफ द गुड्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम साउथ कोरिया, करेक्ट। Now, whether the goods are originating from South Korea or not, you need certificate of origin. You need certificate of origin, और इसीलिए लिखा हुआ country specifics, yes or no. सही बात। उसके बाद है ट्रांसशिपमेंट और ट्रांजिट। Now, what is this transshipment? Change of conveyance. Transit is same conveyance. मान लीजिए जैसे आप फ्लाइट में जाते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट होता है और स्टॉपेज वाली फ्लाइट होती है। मान लीजिए इंडिया से यूएस से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट में आपने ऐसा शिप बुक कर दिया जो ईरान होते हुए जाएगा, यानी कि ईरान में रुकेगा और फिर जाएगा। क्या यूएस से ऐसे शिपमेंट को एक्सेप्ट करेगा या मना कर देगा? नहीं राजू जी, ईरान और यूएसए में तो दुश्मनी चल रही है अभी। तो यूएसए के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में लिखा होगा कि ईरान के थ्रू अगर कोई आया, यानी कि ईरान में स्टॉपेज होके अगर आता है, या ट्रांजिट होके आता है, या ट्रांसशिप होके आता है, तो वैसे गुड्स हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी। उसी तरह से यूएसए से अगर इंडिया आता है और पाकिस्तान के थ्रू आता है, देन मे इंडिया में से कि वी वोंट एक्सेप्ट। तो मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं है, तो ये भी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट। सही बात। तो मुझे एक बार रिवाइज करने के लिए एक बार फिर से बता दीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या जानने की जरूरत है कि क्या चीज आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, करेक्ट है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होने के बाद यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट HSN, करेक्ट HSN, दिस इज योर सेकंड स्टेप। तो अगर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहता है, जैसे मेरे पास एक डरबन टू सिंगापुर पोर्ट एंड देन टू फिलीपींस ट्रांसशिपमेंट, चेंज ऑफ कन्वेंस, और ट्रांजिट में सेम कन्वेंस पे। जैसे ट्रक होता है, आपने पूरा ट्रक बुक कर लिया, या फिर कई लोगों ने मिलकर ट्रक बुक किया, तो सब जगह पहुंचाते हुए जाएगा, या फिर वो ट्रक सही जगह उस डेस्टिनेशन पे नहीं जा रहा, तो आपको चेंज करना पड़ेगा कार्गो को। तो हम लोग डिटेल में करेंगे। तो इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट HSN, देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द रेट ऑफ ड्यूटी, you will be able to identify, and rate of duty कहां लिखा हुआ? कस्टम टैरिफ एक्ट में लिखा हुआ, करेक्ट है। और मैं आपको बता दूं, आइस गेट की वेबसाइट जो है वो रियल टाइम अपडेशन है। इसमें आज नोटिफिकेशन आया कि रेट ऑफ ड्यूटी इसमें 17% हो गया, तो तुरंत अपडेट हो जाएगा, गलत कुछ नहीं होगा। और कस्टम टैरिफ एक्ट अगर आप ढूंढना शुरू करेंगे उसके शेड्यूल्स, तो उसको अपडेटेड शायद ही मिले, लेकिन ये अपडेटेड होगा आपको।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, अगेन डीजीएफटी वेबसाइट में जाइए और आपको मिल जाएगा वहां पर। अच्छा, एक बात और बताइए आप, एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए रेट ऑफ ड्यूटी 30% आया, 30% ऑफ व्हाट, 30% ऑफ व्हाट, वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू। कस्टम्स में और ट्रांजैक्शन वैल्यू में भी और भी बहुत कुछ ऐड आउट करते रहेंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बिल ऑफ एंट्री ये सब नहीं है कार्तिक। नाउ कस्टम्स में एक कॉन्सेप्ट है टैरिफ वैल्यू का। यानी कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपने ट्रांजैक्शन भले 100 रुपए पे किए हो, लेकिन हम जो ड्यूटी लगाएंगे वो फिक्स्ड वैल्यू पे लगाएंगे। यानी कि मान लीजिए उन्होंने फिक्स कर दिया टैरिफ वैल्यू 120, तो इसी पे ड्यूटी लगेगी। आपने ट्रांजैक्शन जो एक्चुअली में किया वो 100 का किया हो या 150 का किया हो, वी विल इग्नोर दिस, सही बात। तो कस्टम टैरिफ एक्ट में ही आपको टैरिफ वैल्यू भी मिल जाएगा। तो यहां पर हम लोग और एक लिख सकते हैं, वैल्यूएशन किस बेसिस पे होगा, टैरिफ वैल्यू पे होगा या नहीं होगा, हाँ या ना, यस और नो, ये ढूंढना है हमें। एग्जाम में तो बहुत आसान है, लिखा हुआ आता है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे देन यू हैव टू सर्च इट, क्योंकि आपका क्लाइंट आएगा बोले सर मैं ये इंपोर्ट करना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास आया था एक बंदा, उसने कहा कि सर जो अगरबत्ती जो हम लोग बनाते हैं उसका जो मसाला है वो इंपोर्ट होता है, तो उसकी पूरी डिटेल उसको बतानी थी। तो पता लगा कि गवर्नमेंट ने बहुत रिसेंटली 2020 में ही इसको, पहले फ्री था, उसको रिस्ट्रिक्टेड में डाल दिया। अब जैसे ही रिस्ट्रिक्टेड में डाल दिया तो लाइसेंस लेना पड़ेगा उसको इंपोर्ट कर लिए। अब इंपोर्ट के लिए लाइसेंस लेने के लिए किस ऑफिस में अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो डीजीएफटी ही देता है, ये डीजीएफटी ही देता है लाइसेंस, सही बात। जैसे आज एक टैरिफ नोटिफिकेशन आया है 62/2020, उसमें लिखा हुआ है इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ टैरिफ वैल्यू ऑफ एडिबल ऑयल्स, एडिबल ऑयल्स में टैरिफ वैल्यू फिक्स किया दिया गया। फिर ब्रास स्क्रैप में टैरिफ वैल्यू फिक्स कर दिया गया। पॉपी सीड्स, एरेका नट, गोल्ड एंड सिल्वर पे टैरिफ वैल्यू फिक्स कर दिया गया। टैरिफ वैल्यू कब फिक्स करते हैं, जब प्राइस में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं, देन दे फिक्स द टैरिफ वैल्यू। जैसे गोल्ड में गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे आजकल हो रही है, दे फिक्स द टैरिफ वैल्यू, सही बात। अच्छा, ये जैसे नोटिफिकेशन, जैसे जीएसटी में रेट नोटिफिकेशन, जनरल नोटिफिकेशन, वैसे कस्टम्स में टैरिफ नोटिफिकेशन अलग है, नॉन टैरिफ नोटिफिकेशन, सेफगार्ड ड्यूटी अलग लगता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगता है और काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगता है। तो ये सब हम लोग करेंगे सिर्फ आपको शो करने के लिए कि नोटिफिकेशन आपको कैसे नजर आएगा। यहाँ ईयर है, जिस ईयर का देखना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, जितना रिजल्ट चाहते हैं, करेक्ट है। हाँ ना, कुछ बोलते जाइएगा। अच्छा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मुंबई का मोस्ट फेमस है जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कस्टम्स पोर्ट। तो बेसिकली कस्टम्स सी पोर्ट है ये, हाँ या ना। और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कस्टम्स एयरपोर्ट, सही बात। और जो अटारी बॉर्डर पे है इंडिया टू पाकिस्तान, उसको हम लोग कहते हैं लैंड कस्टम स्टेशन, लैंड कस्टम स्टेशन।
ये सब वर्ड आएंगे जब हम लोग कस्टम्स पढ़ रहे होंगे, लैंड कस्टम स्टेशन। तो ये एक्चुअल है। अरे ये क्या हो गया, इन कस्टम्स पोर्ट और कस्टम्स एयरपोर्ट के साथ सटा हुआ होता है, इसको डीकंजेस्ट करने के लिए कंटेनर फ्रेट स्टेशन। तो कंटेनर फ्रेट स्टेशंस आर पार्ट ऑफ कस्टम्स पोर्ट एंड कस्टम्स एयरपोर्ट। सही बात। उसके बाद जैसे दिल्ली के तुगलकाबाद, पानीपत, लुधियाना, मुरादाबाद, यहां पर ये एयरपोर्ट नहीं शो कर रहा है। दीज आर इनलैंड कंटेनर डिपो, जिसको हम लोग ड्राई पोर्ट भी कहते हैं। इनलैंड कंटेनर डिपो, जिसको हम लोग ड्राई पोर्ट कहते हैं। करेक्ट सुधीर, ड्राई पोर्ट आईसीडी तुगलकाबाद। तो ये बहुत जगह है, जमशेदपुर में भी है, कानपुर में, आगरा, जयपुर, जोधपुर, इंदौर। तो आपको जितना भी इंपोर्ट क्लियरेंस या एक्सपोर्ट क्लियरेंस करना है, तो आपको पोर्ट पे आके करने की जरूरत नहीं है, आप यहां भी कर सकते हैं। एंड दीज आर ऑल ईदर कनेक्टेड बाय रेल और रोड। तो यहां पर वो उसके लिखे हुए, वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। सही बात। ये मैंने एक विशाखापट्टनम का सी पोर्ट का, कस्टम्स पोर्ट का एक डायग्राम लिया है, ताकि आपको, ये पूरा समुद्र का इलाका, शिप यहां खड़ा हुआ है। तो ये शिप को लोडिंग करना है या अनलोडिंग करना है, तो ये सब बर्थिंग है यहाँ पर। जैसे रेलवे में प्लेटफॉर्म है, वैसे ही यहाँ पर इसको हम लोग बर्थ बोलते हैं, बर्थ। तो इतने सारे बर्थ है, इसको कहाँ जगह मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। तो ये सब ये लोग का इंटरनल लॉजिस्टिक्स चलता रहेगा। करेक्ट है। तो विशाखापट्टनम का अंदर अंदर जाके भी है। चेन्नई का अगर आप पोर्ट देखेंगे तो एकदम स्ट्रेट है, कांडला का भी स्ट्रेट है, ऐसे अंदर जाके नहीं है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया टू एरिया। सही बात। चलिए, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्लाइड वी हैव डन। ये सब स्लाइड हम लोग अपलोड कर देंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब लेट अस गो टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब हम लोग जो पहला चैप्टर करेंगे, दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर की ये जो बुक है, ये करीब करीब जो चैप्टर है, बेसिकली ये 25 पेजेस में है। इसी का हमने एमसीक्यू भी बना दिया, देन विल डू द एमसीक्यू आल्सो। करेक्ट। और 120 पेजेस के आसपास होनी चाहिए कस्टम्स की बुक। तो लेट अस डू इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। शैल बी। इंट्रोडक्शन हो गया। मुझे एक बात बताइए आप, इन जनरल अगर आप कोई ट्रेडिंग करते हैं तो कैसे होती है वो ट्रेडिंग? डोमेस्टिक ट्रेडिंग कैसे होती है? ए है, बी है, दोनों आपस में फोन पे बात कर लिया, या बी ए के दुकान पे आ गया, मान लीजिए ये सेलर है और ये बायर है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हो गए, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये इसको उधारी बेचेगा, सॉरी ये इसको उधारी बेचेगा, कैश में बेचेगा, ये सब टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होते हैं। उसके बाद ये डिलीवरी देगा, ट्रक से देगा, इसके दुकान में पहुंचा के देगा, या डिलीवरी कहीं और लेगा, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। करेक्ट है। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में भी होंगे, हाँ या ना? तो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, उसी को वो हम लोग लिखेंगे। ये इसको इनवॉइस देगा, हाँ या ना? डोमेस्टिक ट्रेड में ट्रक से अगर माल जाता है, तो ट्रक वाला इसको क्या देता है? बिल्टी देता है। और अगर शिप से माल जाता है, तो ये इसको क्या देगा, ताकि ओनरशिप पता लग जाए?
बिल ऑफ लेडिंग देगा, सही बात है या नहीं है? इनवॉइस भी देगा, पैकिंग लिस्ट भी दे देगा, हाँ या ना? इन तीनों डॉक्यूमेंट को मिला के, और अगर सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन है तो वो भी होगा, कोई क्वारंटाइन का डॉक्यूमेंट है तो वो भी होगा। इन सब डॉक्यूमेंट को मिला के, अच्छा ये भी बताएगा इंपोर्टर कि मुझे वो सामान कहां चाहिए, मुंबई पोर्ट पे चाहिए, विशाखापट्टनम पोर्ट पे चाहिए, चेन्नई पोर्ट पे चाहिए, या एयरपोर्ट पे चाहिए, या ड्राई पोर्ट पे चाहिए, ये सब बताएगा या नहीं बताएगा? उसी हिसाब से तो सामान भेजेगा, हाँ या ना? इन सब डॉक्यूमेंट को, इन सब इंफॉर्मेशन को मिला के बनता है बिल ऑफ एंट्री। प्रोसीजर है, याद रखिएगा, थोड़ा सा बोर होंगे आप, लेकिन वर्ड्स नए नए आएंगे, बट इट विल बी, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। तो इन सब इंफॉर्मेशन को मिला के अब क्या बनेगा? बिल ऑफ एंट्री बनेगा। जब आप कुरियर करते हैं तो वो आपसे पैकेट का वेट मांगता है, डायमेंशंस मांगता है, मांगता है या नहीं मांगता? तो ये वेट और डायमेंशंस भी बिल ऑफ एंट्री में लिखना पड़ेगा, तभी जाके तो इंपोर्ट होगा। और इंपोर्ट के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट फाइल करता है इंपोर्टर? बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ बिल ऑफ एंट्री, तो आप क्या कहेंगे? व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ बिल ऑफ एंट्री, तो आप क्या कहेंगे? इनवॉइस की डिटेल, पैकिंग की डिटेल। इनवॉइस की डिटेल में क्या मिल जाएगा उसको? इनवॉइस की डिटेल में क्या मिल जाएगा? ऑब्वियसली इंपोर्टर जब फाइल करेगा तो आइस गेट में फाइल करेगा, आइस गेट में जब वो फाइल करेगा तो आईसी नंबर लिखेगा, तो हो ही गया। वैल्यू, यस। रेट कहां से पता लगेगा उसको? रेट आइस गेट से। सीटीए क्या हो गया? सीटीए कस्टम टैरिफ एक्ट, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ऑब्वियसली आप कस्टम टैरिफ एक्ट, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों होता रहेगा। बिल ऑफ लेडिंग क्या प्रूफ करता है? बिल ऑफ लेडिंग क्या प्रूफ करेगा? दैट यू आर द ओनर ऑफ द गुड्स। और सुधीर सही कह रहा है, बिल ऑफ लेडिंग का नंबर यहां डालना होगा, वेट डायमेंशंस बिल ऑफ लेडिंग में लिखा होगा, वो डालना होगा, और सब कुछ सही होना चाहिए, एक्यूरेट। वर्ड लिखा है लॉ में, मैं दिखलाऊंगा आपको, ट्रूथ ऑफ एक्यूरेटनेस। तो ये सारा कुछ मिला के बिल ऑफ एंट्री बन जाएगा, सही बात है। मुझे बताइए, ड्यूटी आप कस्टम ड्यूटी देंगे, बेसिक कस्टम ड्यूटी? प्रोडक्ट के डिटेल्स, एचएसएन कोड, ये सब ठीक है। सुधीर और डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी तो हमने स्टार्ट ही किया, हम लोग बिल ऑफ एंट्री का पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। मुझे बात बताइए, कौन कौन सी ड्यूटी देंगे? बेसिक कस्टम ड्यूटी के अलावा और कोई ड्यूटी देते हैं आप, हाँ या ना? आईजीएसटी, करेक्ट। कंपनसेशन सेस अगर एप्लीकेबल है तो, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, और ये सब ड्यूटी, ये सब हम लोग कैलकुलेट करना सिखलाएंगे आपको। सेफ गार्ड ड्यूटी अगर एप्लीकेबल है तो, एंटी डंपिंग ड्यूटी एप्लीकेबल है तो, ये सब कस्टम टैरिफ एक्ट में आपको मिल जाएगा। और आइस गेट में आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट, जैसे एचएसएन डालेंगे वो अपने आप सेफ गार्ड ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी अगर एप्लीकेबल हुआ उस पीरियड में तो वो कैलकुलेट करके आपको बता देगा, सही बात। अब मुझे एक बात बताइए,
अब मान लीजिए यू आर एन एक्सपोर्टर, आपको एक्सपोर्ट करना है, और एक्सपोर्ट कहां करना है? यूएसए में होना है, ये इंडिया, और आपको एक्सपोर्ट करना है यूएसए में। अब मुझे एक बात बताइए, आप टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो गया। इसको गुड्स को भेजने के बाद आप इसको क्या भेजेंगे ताकि गुड्स वो छुड़वा ले? कहिए, अरे क्या भेजेंगे? बिल ऑफ लेडिंग, करेक्ट, बिल ऑफ लेडिंग। अभी हम लोग शिप वाला ही कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल ऑफ लेडिंग भेजेंगे, लेकिन बिल ऑफ लेडिंग भेजने से पहले इसको सारा काम करना पड़ेगा। ये टू फाइल शिपिंग बिल। क्या फाइल करेगा ये? शिपिंग बिल। ना अब मैं आपसे पूछता हूं, शिपिंग बिल इनवॉइस से बनेगा, पैकिंग लिस्ट से बनेगा? सही बात। हाँ या ना? ना, शिपिंग बिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू क्लेम, बताइए, टू क्लेम रिफंड ऑफ आईजीएसटी, अगर टैक्स पेड है, आईटीसी अगर टैक्स पेड नहीं है, प्लस वेरियस एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स जो डीजीएफटी ने अनाउंस किया है, स्क्रिप्ट्स, ड्यूटी स्क्रिप्ट्स, करेक्ट है? तो शिपिंग बिल करेक्टली फाइल्ड होना चाहिए, और अगर ये एक्चुअली में एक्सपोर्ट हो चुका हो, उसका प्रूफ आ जाता है, तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है इस गेट में, तो आपको ये रिफंड भी ऑटोमेटिक है और एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स भी ऑटोमेटिक है। ड्यूटी ड्रॉबैक तो 5-6 दिन के अंदर आ जाता है। ये रिफंड ऑफ आईटीसी के लिए आपको रिफंड अप्लाई करना पड़ता है ना? हमने किया ही है रिफंड आपके साथ, तो हम जीएसटी के साथ इसको कनेक्ट करते जाएंगे। अब मैं आपको स्लाइड दिखलाता हूं, ये देखिए, सिंपल है। इंपोर्ट प्रोसीजर, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का होगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स का। पेमेंट टर्म डिसाइड करेंगे। अच्छा बताइए, पेमेंट एडवांस होगा या एलसी के थ्रू होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू? लेटर ऑफ क्रेडिट और एडवांस भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, तो दे डिसाइड। और हमारे बीच में सुधीर कोचर है, ही इज द ऑथर, और इसने फेमा फेमा पे लिखा है। सुधीर सुधीर किस पे किताब लिखी है, मैं तो भूल भी गया। तो बैंकर है, तो पेमेंट वेमेंट पे उसको काफी ज्यादा नॉलेज है। सुधीर गायब हो गया, मेरे सुधीर, सुधीर है रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस पे। सुधीर कोचर आप ढूंढेंगे आप तो मिल जाएगा, गूगल करेंगे तो। रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस अंडर फेमा, ओके। इंटरनेशनल पेमेंट टर्म्स, हाँ तो मैं सही था सुधीर। और जब आप हमारी इनकम टैक्स की किताब पढ़ते हैं ना, तो उसमें सुधीर कोचर का नाम आता है, और सुधीर कोचर हमारा बहुत पुराना स्टूडेंट रहा हुआ है। तो आप लोग भी, मुझे लगता है कि वन डे यू, ऑल ऑफ यू विल राइट समथिंग, you will also become author or something very big. Trade finance, correct। चलिए अब वापस आए।
अब देखिए, मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा, ना मुझे पता है टू बी ऑनेस्ट। पेमेंट टर्म्स का मैं आपको बता दूं, एक एडवांस तो बड़ा सिंपल है, पैसा आएगा तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, और एक एलसी के थ्रू होता है। ये एक्सपोर्टर, ये इंपोर्टर, ये दोनों के बैंक। तो ये बिल ऑफ लेडिंग है या बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बैंक को दे देता है। मान लीजिए ये इसने अपने बैंक को दिया, इसने इसको दे दिया, करेक्ट है। ये इसको पहले से एडवांस पेमेंट दे चुका है। अब इन दोनों में ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि ये बैंक वाला इसको पैसा तभी रिलीज करेगा जब इंपोर्टर को गुड्स मिल जाएगा, गुड्स ओके कर देगा, देन ओनली दैट बैंक विल रिलीज। तो दिस होल सिस्टम कैन बी कॉल्ड एज एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, या फिर एडवांस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स, ऐसा अगर कुछ टर्म्स वो लोग यूज करते हैं। तो हमारा कस्टम्स एक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत जितना पढ़ा है वो है। यस जिनेश जी इज करेक्टली राउटेड थ्रू बैंक। तो उनका अपना सिस्टम है, बैंक विल चार्ज सम कमीशन एक्सेट्रा। सही बात। हमने लिखा है पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। सुधीर कंफर्म कर दो। ठीक है, यस। इसके बाद अदर्स में क्वालिटी वगैरह वगैरह वो लोग चेक कर लेंगे। दूसरा और एक होता है टर्म्स एंड एग्रीमेंट में एफओबी या सीआईएफ। ये कह सकता है ये इंपोर्टर कि मैं आपके पोर्ट पे लूंगा, मेरे पास अपना शिप है, मैं शिप से लेके आऊंगा। तो वो टर्म्स कौन सा हो गया? एफओबी वैल्यू हो गया। या फिर किसी और के शिप को मैं हायर करके लेके आऊंगा। सही बात। जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड। जिनेश जी, यही टर्म हम लोग जब जीएसटी में यूज कर रहे थे तो कौन सा वर्ड यूज कर रहे थे? एक्स फैक्ट्री, एफओआर, फ्री ऑन रोड, करेक्ट। कि मैं जिस दुकान में गया उसी दुकान में मैंने खरीद लिया। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन करने की जो जिम्मेदारी है वो बायर की है। सही बात। या फिर मैं सेलर को कहता हूं, यानी कि एक्सपोर्टर को कहता हूं कि तुम मुझे पहुंचा के दो, तो ये मुझे जब पहुंचा के देगा तब उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं हम लोग सीआईएफ वैल्यू। तो सीआईएफ वैल्यू कैसे अराइव होगा? एफओबी वैल्यू एक्सपोर्टर के पोर्ट तक, यानी कि यूएसए के पोर्ट तक। इसमें मैं ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, कस्टम्स पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टर टू इंपोर्टर पोर्ट, उसमें अगर हम लोग फ्रेट चार्जेस और इंश्योरेंस जोड़ देंगे तो वो सीआईएफ आ जाएगा। हाँ, इनको टर्म्स भी है जिनेश जी, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे। इनको टर्म्स बहुत सारे टर्म्स है, काफी टाइम लगेगा। ठीक है ना? तो बड़ा वो टेक्निकल हो जाएगा, इनको टर्म्स विल नॉट यूज दैट। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, एफओबी से सीआईएफ आने के लिए क्या करना होगा? इसमें इंश्योरेंस चार्जेस प्लस फ्रेट चार्जेस जोड़ देंगे तो सीआईएफ वैल्यू हो जाएगा। कॉस्ट, एफओबी मींस कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट। अब मुझे एक बात बताइए आप, ये जब इन दोनों में एग्रीमेंट होगा तो ये क्या कहेगा? मुझे मुंबई पोर्ट पे चाहिए या दिल्ली तुगलकाबाद पे चाहिए? इसको लिखना पड़ेगा यहां पर, हाँ या ना? लिखना पड़ेगा। अगर इसने दिल्ली नहीं लिखा, मान लो इसको दिल्ली चाहिए और इसने दिल्ली नहीं लिखा अपने, और अगर दिल्ली नहीं लिखा तो ये मुंबई पोर्ट पे उतरेगा और कस्टम डिपार्टमेंट इसको दिल्ली तभी जाएगा जब आप यहां पर मुंबई पोर्ट पे ड्यूटी पे कर दें, वरना दिल्ली नहीं जा पाएगा। हाँ या ना?
दूसरी बात, अगर आपने यहां दिल्ली लिखा है तो मुंबई पोर्ट पे ये सामान उतरेगा कि वो शिप से तो जाएगा नहीं, फिर ये ट्रेन से या रोड से ये ड्राई पोर्ट पे जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसशिपमेंट। क्या कहेंगे इसे? ट्रांसशिपमेंट, कन्वेंस चेंज। अब ड्यूटी कहां देनी पड़ेगी उसको? ड्यूटी कहां देनी पड़ेगी? यहां ड्राई पोर्ट पे देगा। करेक्ट है? और हमने लिख ही दिया है इंपोर्टर जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आईईसी डीएफटी में और आइस गेट में रजिस्ट्रेशन वो करवाएगा। अब देखिए आईईसी का मैं और बता देता हूं। मान लीजिए आईईसी मेरा इंडिया में 15 स्टेट में ऑफिसेस है और ये 15 के 15 एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। आईईसी नंबर 1 होगा या 15 होंगे? एक होगा। पैन बेस्ड ओनली 1। और ये मुझे डीजीएफटी के वेबसाइट से मिल जाएगा, तुरंत मिलता है 500 रुपए में, ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है इसमें। अब जब आप आइस गेट में जब रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे, इसको आइस गेट में जब आईसी का नंबर रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो फिर आपको वो पूछेगा किस जीएसटी के साथ आपको इसको लिंक करना है। सही बात? वो पोर्ट भी पूछ लेता कि ये वाला ऑफिस किस पोर्ट के साथ आपको लिंक करना है। तो दे आस्क ईच एंड एवरीथिंग। एक बात मैं बताना भूल गया, आइस गेट में आप जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो विदाउट डिजिटल सिग्नेचर पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज मस्ट। जीएसटी पे करने के लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत है, क्योंकि द डॉक्यूमेंट विच यू विल बी अपलोडिंग दैट हैज टू बी ऑन डिजिटल सिग्नेचर। वो ओटीपी से नहीं होगा, डिजिटल सिग्नेचर ही चाहिए। सही बात? ये देखिए पीजीए, जिसमें पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एजेंसीज के बारे में बात कर रहा था मैं, क्वारंटाइन वाली। अच्छा एक बात और बताइए, आपने अगर किसी को कुरियर किया है तो क्या कुरियर वो ट्रैक हो सकता है या नहीं हो सकता कि वो कुरियर कहां है? तो अगर आपका यूएसए से इंडिया कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें आपको शिपिंग लाइन यानी कि शिपिंग जिस शिप कंपनी से, जैसे आप गूगल करेंगे तो Hyundai है और भी बहुत सारी शिपिंग लाइन कंपनीज हैं, मैसरक करके कुछ है, तो ये सब से वो उनके शिपिंग लाइन की कंपनी में जाएंगे, मैर्स्क। तो वहां पर यू कैन ट्रैक योर शिपमेंट कि शिप कहां पर है, आपको पता लग जाएगा कि कब कहां क्या आ रहा है। और ये आइस गेट वो पूरी इंफॉर्मेशन देगा, यहां पर कहीं ना कहीं होगा। अच्छा यहां पर ये जो सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन है, दिस सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन इज विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। दिस सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग फास्ट रजिस्ट्रेशन भी बोल देते हैं, लेकिन आप ये सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सही बात? डिजिटल सिग्नेचर जरूरी है। अब हम वापस आते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा था, एफओबी वैल्यू सीआईएफ वैल्यू समझ में आ गया? डिलीवरी पोर्ट आपको पता होना चाहिए, वो पहले से लिखा होना चाहिए। अच्छा सुधीर कह रहे हैं कि बैंक ऑलवेज गिव फाइनेंस ऑन एफओबी वैल्यू एंड आई शुड ऐड कि कस्टम ड्यूटी इज ऑलवेज लेवाइड ऑन सीआईएफ वैल्यू। तो कस्टम ड्यूटी जब भी लगेगा सीआईएफ वैल्यू पे लगेगा। सही बात? ये बात हमने लिख दी, आईईसी एंड जीएसटी कैन बी लिंक्ड विद एज मेनी जीएसटी।
तो बेसिकली इंपोर्ट प्रोसीजर हो गया। अभी हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे वेसल कैसे आएगा, प्लेन एयरक्राफ्ट कैसे आएगा, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल करना है, इंपोर्टर को क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल करना है, कितने दिन में फाइल करना है, कितना पेमेंट करना है, असेसमेंट कैसे होगा, ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होगी, वो सारा कुछ करेंगे। लेकिन हम लोग पहले ये कर लेते हैं। करेक्ट। अच्छा, ये शिप कहाँ आएगा रिवाइज करने के लिए? शिप कहाँ आता है? कस्टम्स पोर्ट पे। एयरक्राफ्ट कहाँ आएगा? कस्टम्स एयरपोर्ट पे। ट्रक कहाँ आएगा? पाकिस्तान आ रहा है तो लैंड कस्टम स्टेशन पे। सही बात। अच्छा, एक बात बताइए, कोस्टल पोर्ट्स भी हैं? कोस्टल पोर्ट तो जैसे प्लेन है वो इंटरनेशनल प्लेन है तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही उतरेगा, डोमेस्टिक पे नहीं उतर सकता। उसी तरह से बाहर की शिप कस्टम पोर्ट पे ही आएगी और कोस्टल पोर्ट पे नहीं आ सकती है। सही बात। अब आइए, एक्सपोर्ट प्रोसीजर सब कुछ सेम रहेगा। ये इसको बिल ऑफ लीडिंग भेज देगा और ये एक्सपोर्ट करने के लिए शिपिंग बिल फाइल करेगा, हाँ या ना? ये शिपिंग बिल कहाँ फाइल करेगा? ड्राई पोर्ट पे या कस्टम्स पोर्ट पे या कस्टम्स एयरपोर्ट पे? जहां उसको सुविधा होगी। और याद रखिएगा, कोरियर से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, पोस्ट ऑफिस से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वो अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो शिपिंग बिल फाइल कर दिया, वैसे ही एफओबी वैल्यू आएगा, सीआईएफ वैल्यू होगा। अब मुझे बताइए, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मिलेगा। ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव सीआईएफ बेस्ड होगा या एफओबी बेस्ड होगा? अरे ये उल्टा लिख दिया। एफओबी बेस्ड होगा। सही बात। नाउ, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट। बिल ऑफ लीडिंग बताइए कौन इश्यू करेगा? बिल ऑफ लीडिंग अगर इंपोर्ट हो रहा है तो बिल ऑफ लीडिंग कौन इश्यू करेगा? एक्सपोर्टर इश्यू करेगा। और एयरपोर्ट से एयरक्राफ्ट से जा रहा है तो एयरवे बिल, और ट्रक से आ रहा है तो लॉरी रिसीट, कोई एक होगा, हाँ या ना? एक्सपोर्टर कमर्शियल इनवॉइस इशू करेगा, पैकिंग लिस्ट इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन इशू करेगा। अब होता क्या है, एक शिप है जिसको हम वेसल बोलते हैं, कस्टम्स में इसको क्या बोलते हैं? वेसल। और आपको पता ही है ये सारा कुछ कंटेनर में आता है। कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा वो कंटेनर में ही होता है, अनटिल अनलेस कुछ और सामान नहीं हो। कंटेनर आपको पता ही है क्या होता है, दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जिसको नहीं पता। कंटेनर का फोटो हमने डाला तो है। ये कंटेनर, इस तरह के कंटेनर तो ये कई साइजेस में आते हैं। अब देखिए, और शिप में मान लीजिए 1000 कंटेनर, 2000 कंटेनर, डिपेंडिंग अपॉन। तो जब वेसल यूएसए से अगर चलता है तो क्या इस
वेसल का मास्टर जो है, मास्टर ऑफ द वेसल जिसको हम लोग कहेंगे, इसको पता है कि ये कंटेनर में किसने एक्सपोर्ट, कौन एक्सपोर्टर है उसका नाम पता, कौन इंपोर्टर है उसका नाम पता, इसके अंदर गुड्स क्या है उसका पूरा डिटेल। क्या डज दिस मास्टर ऑफ द वेसल नोज और नॉट? इसका पूरा एक डॉक्यूमेंट बना होगा या नहीं बना होगा? तो ओरिजिन पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट इसमें सारा पता होगा। और उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं हम लोग अराइवल मैनिफेस्ट। क्या कहते हैं इसे? अराइवल मैनिफेस्ट। जब वो यहां से चला होगा, ये वेसल जब यूएसए पोर्ट से चला होगा, तो उसने पूरी लिस्ट बनाई होगी। जब वो चला होगा तब इसको फाइल करना होता होगा डिपार्चर मैनिफेस्ट। यही डिपार्चर मैनिफेस्ट जहां वो जा रहा है, अगर डायरेक्ट जा रहा है, कहीं और कोई कहीं सामान उतार नहीं रहा, उसको डायरेक्ट मुंबई पोर्ट में सामान उतारना है, तो वही अराइवल मैनिफेस्ट बन जाएगा, हाँ या ना? बीच में अगर कहीं सामान उतारा तो ये चेंज होगा, या कहीं से और लोडिंग ली हो तो चेंज होगा। सही बात। तो ये अराइवल मैनिफेस्ट जो कस्टम ऑफिसर है उसको देगा। इलेक्ट्रॉनिकली या मैनुअली? सारा इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये जितने भी शिपिंग लाइन है ये भी अपने आप को आइस गेट में रजिस्ट्रेशन करवाती है। और आइस गेट में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ये सब फाइल होता है वहां पर इलेक्ट्रॉनिकली। सही बात। अब आप सोचिए कि इंपोर्टर के पास बिल ऑफ लेडिंग आ गया, इनवॉइस आ गए, पैकिंग लिस्ट आ गया, ये सारा ईमेल से आ गया होगा। शिप में 11 जुलाई को लोडिंग हुई है और शिप वहां से चली है 11 जुलाई को। मेल में उसको 11 जुलाई को ये सब कुछ मिल गया होगा या 12 जुलाई को मिल गया होगा, हाँ या ना? 10 डेज का जर्नी है मान लीजिए। तो क्या इस इंपोर्टर को पता होगा कि मेरा जो शिपमेंट है वो किस किस कहां कहां है? एक एक डिटेल पता होगा। और जब मुंबई पोर्ट पे अगर शिप खड़ा हुआ है, क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म में आने के लिए, जैसे रेलवे को ट्रेन को प्लेटफॉर्म में आने के लिए टाइम, उसको ग्रीन झंडी चाहिए, वैसे बर्थ में आने के लिए टाइम चाहिए। तो इस इंपोर्टर को पता होगा कि भैया यहाँ पर पहुंच चुका मुंबई पोर्ट पे, बर्थ नहीं मिला है। ये भी पता होगा या नहीं पता होगा? तो जब आ जाए तो ये बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देगा इलेक्ट्रॉनिकली। ये अराइवल मैनिफेस्ट फाइल कर दिया होगा, क्योंकि आने से पहले अराइवल मैनिफेस्ट फाइल करना पड़ता है। तो बिल ऑफ एंट्री फाइल हो गया, अराइवल मैनिफेस्ट फाइल हो गया। अब कस्टम डिपार्टमेंट क्या करेगा? असेसमेंट करेगा। और असेसमेंट बेसिकली डॉक्यूमेंट्स का भी करता है और गुड्स का भी करता है। और डॉक्यूमेंट्स में क्या चेक करेगा? जो बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल किया है, जो इनवॉइस है, जो पैकिंग लिस्ट है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन है, वो अराइवल मैनिफेस्ट में भी पूरी डिटेल होगी, वेट, मेजरमेंट और एचएसएन के साथ। वो सब मैच करना चाहिए, हाँ या ना? क्वांटिटी। फिर ये गुड्स को एग्जामिन करेगा, यानी कंटेनर को खोल के देखेगा। आलू है, प्याज है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, टीवी है, एलईडी है, एलसीडी है, हार्डवेयर है, क्या है, पेन ड्राइव है, सैंपल बेसिस पे चेक कर लेगा।
करेक्ट है, और फिर वो इशू कर देगा आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर और गेट पास दे देगा और आप निकल सकते हैं, ऑब्वियसली सैंपल बेसिस पे। ठीक है, एक चीज और बता दो, बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होगा और जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहा है उसी दिन उसको ड्यूटी भी पेमेंट करनी है। सही बात। मैं आने वाले क्लासेस में सेक्शन बताना शुरू कर दूंगा और किताब में पढ़ना शुरू कर दूंगा ये सब। अब देखिए, एक्सपोर्ट का हम लोग बाद में करते हैं। मैं क्या करता हूं, अब पहले इंपोर्ट प्रोसीजर, मैं तो एक्सपोर्ट का बहुत कुछ बता ही चुका, मैं इंपोर्ट प्रोसीजर का ये एक बार आपको साथ किताब एक बार दिखाता हूं, फिर मैं करता हूं। ये बुक है, ये हम आपको दे देंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, बेसिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, एफओबी कॉन्ट्रैक्ट, सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट या एचएसएन, आईटीसी, डिटर्मिनेशन ड्यूटी कहाँ करेंगे, आइस गेट में करेंगे, डीजीएफटी में आपको पता लग जाएगा ड्यूटी इज फ्री, रिस्ट्रिक्टेड, एसटी या प्रोहिबिटेड, एलिजिबल स्कीम डीजीएफटी में, करेक्ट। वैल्यू, फॉरेन एक्सचेंज, शिपिंग लाइन, पोर्ट ऑफ लैंडिंग एक्सेट्रा एज पर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। तो किस वैल्यू पे खरीदना बेचना है, कौन से करेंसी पे होगा, कौन सी शिपिंग लाइन होगी, पोर्ट ऑफ लैंडिंग क्या होगी, वो सब एक्सपोर्टर इंपोर्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, करेक्ट है। लेकिन ड्यूटी का रेट क्या होगा, लाइसेंस लगेगा या नहीं लगेगा, एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये गवर्नमेंट बताएगी, करेक्ट। अब अराइवल ऑफ कन्वेंस एंड क्लियरेंस ऑफ कार्गो, अराइवल ऑफ कन्वेंस सेक्शन 29 to 43 और क्लियरेंस ऑफ कार्गो सेक्शन 44 to 50, करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सिंपल है, आप पढ़ लीजिएगा। एंट्री नंबर 83 में लिखा हुआ है कि ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवाई कस्टम ड्यूटी, स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू लेवाई कस्टम ड्यूटी। सही बात। इसके बाद ये मेमोरी चार्ट है जो हम लोग कर चुके हैं आपके साथ, लेकिन मैं एक एक करके करूंगा। जब पहले शिप आएगा और वो क्या फाइल करेगा, अराइवल मैनिफेस्ट, और उसको एक पैसेंजर का भी लिस्ट फाइल करना पड़ता है, और ये शिप आने से पहले, अराइवल ऑफ वेसल से पहले ये फाइल करेगा। तो ये सीक्वेंसिंग है 1 2 3। फिर बर्थ दे देगा तो ये अनलोडिंग का परमिशन है, थर्ड। किसका परमिशन है, अनलोडिंग का। इसके बाद बिल ऑफ एंट्री फोर्थ है। तो बिल ऑफ एंट्री वो एडवांस में भी फाइल कर सकता है, लेकिन हम लोग वैसे जिस दिन वेसल आया है उसी दिन उसको फाइल करना चाहिए, अराइवल ऑफ वेसल, बिल ऑफ एंट्री एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी सेम डे। अनलोडिंग हो जाएगी यहां पर, फिर आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर, असेसमेंट, फिर डिपार्चर परमिशन, शिप को जाने देगा। और किस दिन ड्यूटी लगेगी, क्योंकि अराइवल ऑफ वेसल के दिन की ड्यूटी लगेगी, जिस तरह से हम लोग को टाइम ऑफ सप्लाई किया था हमने जीएसटी में, तो यहां पर रिलेवेंट डेट है। बोलता है एंट्री इनवर्स ऑफ बिल ऑफ एंट्री विच एवर डेट इज लेटर, ये 7th है, ये भी हमने लिख दिया। तो ये अब हम लोग सेक्शन वाइज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे आपके साथ। फ्री एक्सपोर्ट का है, ये आइस गेट के बारे में हम लोग बता चुके हैं आपको। करेक्ट है, आईसी रजिस्ट्रेशन ये सब। और इसमें हमने बता दिया कि ये जो ऑटो रजिस्ट्रेशन कैटेगरी है, विदाउट डिजिटल सिग्नेचर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। करेक्ट है। इसके बाद कुछ कुछ डेफिनेशन करेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, जब भी कन्वेंस वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल तीनों के बारे में बात कर रहा है। सही बात। जब वो कस्टम स्टेशन के बारे में लिखता है तो कस्टम स्टेशन लिख रहा है तो कस्टम्स पोर्ट यानी कि सी पोर्ट, एयरपोर्ट, इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल, फॉरेन पोस्ट ऑफिस एंड लैंड कस्टम स्टेशन। ठीक है।
और कस्टम्स एरिया क्या हो गया? अब कस्टम पोर्ट तो बहुत बड़ा होगा, उसका कुछ एरिया में जहां पर वो एरिया ऑफ कस्टम स्टेशन वेयर हाउस इंक्लूड एनी एरिया जहां पर इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स आर ऑर्डिनरी केप्ट बिफोर क्लियरेंस बाय द कस्टम्स अथॉरिटीज, दिस इज द कस्टम्स एरिया। एंट्री का मतलब क्या होता है? बिल ऑफ एंट्री एंड शिपिंग बिल फाइल करने को हम लोग एंट्री बोलते हैं। तो कई जगह वो शिपिंग बिल नहीं लिख रहे होंगे या बिल ऑफ एंट्री नहीं लिख रहे होंगे, सिंपली वर्ड लिख रहे होंगे एंट्री। तो आपको ये समझ जाना है कि वो बिल ऑफ एंट्री के बारे में बात कर रहा है, शिपिंग बिल। अगर वो इंपोर्ट के बारे में बात कर रहा है तो बिल ऑफ एंट्री, एक्सपोर्ट के बारे में बात कर रहा है तो शिपिंग बिल। अगर लैंड से आ रहा है तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट कहते हैं उसको। करेक्ट है? एक्सपोर्ट का मतलब इंपोर्टेड गुड्स का मतलब। अब देखिए एक्सपोर्ट गुड्स और इंपोर्टेड में पास्ट टेंस में लिखा हुआ क्योंकि गुड्स आ चुके हैं, एक्सपोर्ट में जाने वाला है इसीलिए प्रेजेंट में। करेक्ट है? अच्छा, इंडिया का मतलब? 12 नॉटिकल माइल इंडिया है और यहां से 200 नॉटिकल माइल भी इंडिया है। सही बात। दूसरा एक और होता था 24 नॉटिकल माइल, ये अब डिलीट कर दिया गया ये कॉन्सेप्ट को, जिसको हम लोग इंडियन कस्टम वाटर बोलते थे। तो 24 नॉटिकल माइल के कॉन्सेप्ट को डिलीट करके वो ये कहते हैं कि इंडियन कस्टम वाटर 200 नॉटिकल माइल तक है। ना इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कस्टम ऑफिसर्स हैं, कस्टम्स ऑफिसर पहले 24 नॉटिकल माइल तक में ही वो अपना सर्वे करते थे या सर्च करते थे, लेकिन अब वो 200 नॉटिकल माइल तक कस्टम ऑफिसर घूम सकते हैं। यहाँ नेवी वाले भी होते हैं। करेक्ट है? तो इंडिया इंक्लूड्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन कस्टम वाटर मींस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक 200 नॉटिकल माइल। पहले पैसेंजर की लिस्ट नहीं मांगते थे, अब वो पैसेंजर की भी लिस्ट भी मांगते हैं। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन, तो कार्गो शिप में वो पैसेंजर के भी रिकॉर्ड मांग रहे हैं। सही बात। फिर पर्सन इंचार्ज वेसल का मास्टर ऑफ द वेसल है, एयरक्राफ्ट का कमांडर और पायलट इंचार्ज ऑफ द एयरक्राफ्ट है, रेलवे या ट्रेन का कंडक्टर, गार्ड या अदर पर्सन हैविंग द चीफ डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, और इन रिलेशन टू एनी अदर कन्वेंस द ड्राइवर और अदर पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस। अब एक बात बताइए, एनी अदर कन्वेंस में क्या आएगा? ये तो लैंड से जाएगा। एनी अदर कन्वेंस में क्या आएगा? ट्रक आएगा और जल्दी बताइए। और एनिमल्स। जानवरों के ऊपर भी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, बैलगाड़ी। ठीक है, तो ये हमने पहले 2 पेज में आपको एक बार बता दिए और मैं इसको आपको दे भी दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए अराइवल ऑफ द वेसल, पहले वेसल आएगा तब तो कहानी शुरू होगी। देखिए ये मान लीजिए कस्टम्स स्टेशन है या कस्टम पोर्ट है। हर एक कस्टम पोर्ट का एक कस्टोडियन होता है। ये कस्टोडियन कौन होता है पता है आपको? गवर्नमेंट होती है, कोई प्राइवेट पर्सन को लाइसेंस दिया हुआ होता है। जैसा अभी हमने पढ़ा था जेएल जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, तो ट्रस्ट को बनाया हुआ था कस्टोडियन। अब जैसे दिल्ली तुगलकाबाद है, इसका कस्टोडियन कॉनकॉर है, प्राइवेट पर्सन है।
इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल जो दिल्ली वाला है उसका कस्टोडियन 4-5 लोग हैं, जिसमें एक फेडेक्स भी है। तो कस्टोडियन पूरा डिटेल्स रखता है, कितने गुड्स अनलोड हुए, कितने गुड्स लोडिंग हुए, अकाउंट्स, ये सब कस्टोडियन का काम है। ओके, क्या एक्सपीरियंस रहा फेडेक्स में जिनेश जी? और कहाँ का फेडेक्स विजिट किया था आपने? अच्छा, कोरियर डीमोनेटाइज नोट्स फ्रॉम यूएस से, कहाँ का था? अच्छा, दिल्ली एयरपोर्ट में। चलिए आगे करते हैं। तो इज द कस्टोडियन। तो ये जो, और प्रॉपर ऑफिसर अलग होता है, यानी कस्टम डिपार्टमेंट के लोग अलग हो सकते हैं। प्रॉपर ऑफिसर एक तो एग्जामिनर अलग होगा, अप्रेजर अलग होगा, प्रिवेंटिव ऑफिसर अलग होगा। मैं लिख दूं, एग्जामिनर, अप्रेजर, प्रिवेंटिव ऑफिसर। या आप एसएससी का जो एग्जाम देते हैं ना, जो गवर्नमेंट कंडक्ट करती है एसएससी का एग्जाम, वो पास करने के बाद ये कस्टम डिपार्टमेंट के इतने लोग बन सकते हैं आप। एग्जामिनर, एग्जामिनर का क्या काम है? गुड्स को चेक करना। अप्रेजर डॉक्यूमेंट्स चेक करता है। प्रिवेंटिव ऑफिसर लोडिंग अनलोडिंग ये सब ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चेक करता है। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है। वैसे तो सबका रोल है, सही बात। तो ये ऑफिसर्स के नाम याद रखिएगा, मतलब पोस्ट और कस्टोडियन। अगर यहां से कोई लोड अनलोड है, यहां से गुड्स कोई गायब हुआ है, तो किसकी जिम्मेदारी बनेगी? किसकी जिम्मेदारी बनेगी? कस्टोडियन की जिम्मेदारी। प्रिवेंटिव ऑफिसर ने तो ठीक से कर दिया, फिर जिम्मेदारी कस्टोडियन की बनती है, और कस्टोडियन विल बी लायबल टू पे द ड्यूटी। ठीक है, अब जब शुरुआत करते हैं, देखिए इतने सारे सेक्शंस इसमें लिखे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले सेक्शन 29, जो भी वेसल है वो कहाँ आएगा? इतना बड़ा कोस्ट लाइन है इंडिया का, वो कहीं भी नहीं आएगा, वो कस्टम पोर्ट पे ही कॉल करेगा। तो कॉलिंग एट कस्टम्स पोर्ट ओनली। तो ये थोड़े से लैंग्वेज कस्टम के वाले हैं। कॉलिंग एट कस्टम्स पोर्ट ओनली, तो ऐसा लग रहा फोन कर रहा, फोन नहीं कर रहा। ही विल कम देयर ओनली, ये 29 में लिखा हुआ है। ठीक है, एक बात और बताइए, सेक्शन 29 में लिखा हुआ कॉलिंग एट कस्टम्स पोर्ट ओनली, लेकिन अगर शिप में एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कुछ वेदर का कोई ऐसा कंडीशन है, तो क्या वो कस्टम पोर्ट तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, तो किसी और पोर्ट पे वो पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता? हाँ या ना? पहुंच सकता है, करेक्ट। अगर किसी और जगह वो पोर्ट पे पहुंच गया, या वो पोर्ट ही नहीं है, खाली सी बीच टाइप की जगह में पहुंच गया, तो उसका सबसे पहला काम क्या होगा? कस्टम डिपार्टमेंट को बताएगा या नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को बताएगा? सही बात। अब जब वो वहां पहुंच ही गया है, तो वो क्या करेगा? गुड्स को अनलोडिंग शुरू कर देगा या नहीं कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा, गुड्स की अनलोडिंग नहीं करेगा। वहां पहुंच गया, बस ठीक है, वहीं पर रहो। अच्छा चलो, गुड्स की अनलोडिंग नहीं करेगा, लेकिन वहां पर जो क्रू है, पैसेंजर्स हैं, वो शिप से नीचे उतर सकते हैं या नहीं नीचे उतर सकते हैं? या शिप से नीचे उतर के उस प्रिसिंस से बाहर जाके कहीं टाउन में जा सकते हैं या नहीं जा सकते?
नहीं जा सकते, वहीं रहना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया, आग लगी हुई है, तब जा सकते हैं। मान लीजिए शिप में आग लग गई, आग लग जाती है, तो क्या गुड्स को नीचे उतारेंगे? वो नहीं उतारेंगे, गुड्स को नहीं उतारना है। गुड्स वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, भले आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए। खुद को बचा लो, गुड्स को बचाने की जरूरत नहीं है। सही बात। तो ये सारी कहानी सेक्शन 29 में लिखी हुई है। एक बार पढ़े सेक्शन 29। द पर्सन इंचार्ज। अब बताइए मुझे, जब आप पढ़ते हैं पर्सन इंचार्ज, इसका मतलब वेसल है तो मास्टर ऑफ द वेसल, एयरक्राफ्ट है तो पायलट, ट्रेन, तो मतलब सबको कवर कर लिया। और उन्होंने लिख दिया ऑफ ए वेसल और एन एयरक्राफ्ट, तो पर्सन इंचार्ज में लैंड वाला भी आ जाएगा, तो लैंड हटा दिया। अब उन्होंने क्या लिखा है? सिर्फ वेसल और एयरक्राफ्ट का। entering India from any place outside India shall not cause or permit the vessel or aircraft to call or land for the first time after arrival in India or at any time while it is carrying passengers or cargo brought in that vessel or aircraft. At any place other than customs port or custom airport as the case may be unless permitted by the port. तो बताइए कहां shall not cause or permit, तो जब भी आएंगे वो कहां आएंगे? कस्टम्स पोर्ट पे आएंगे या कस्टम्स एयरपोर्ट पे आएंगे। सही बात। लेकिन the provisions of section 29 subsection 1 shall not apply in relation to any vessel or aircraft which is compelled by accident, stress of weather or other unavoidable cause to call or land at a place other than customs port or custom airport, but the person in charge of any such vessel or aircraft shall immediately report the arrival of the vessel to the nearest custom officer or police station. सही बात। और वो उससे मांग लेंगे एक लॉग बुक। इसके बाद लिखता है कि shall not without the consent of any such officer permit the goods carried in the vessel or aircraft unloaded, तो बिना ऑफिसर के परमिशन के आप अनलोड नहीं करेंगे। क्रू और पैसेंजर डिपार्ट नहीं करेगा, उतर तो सकता है लेकिन डिपार्ट नहीं करेगा फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ द वेसल और द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट और वेसल के अगल बगल से आप जा नहीं सकते। लेकिन और बाकी अगर कंडीशंस, तो अदर देन एयरपोर्ट, अदर देन कस्टम्स पोर्ट या एयरपोर्ट पे आ गए आप, जैसे ही आप अदर देन कस्टम्स एयरपोर्ट पे आ गए, तुरंत आप इन्फॉर्म करेंगे। इन्फॉर्म करने के बाद वो जो डायरेक्शन देगा वो डायरेक्शन फॉलो करना होगा। करेक्ट है। And no passenger or member of the crew shall without the consent of any such leave the immediate vicinity of the vessel or the aircraft. तो अगर आपको जाना है कहीं तो आप परमिशन लेके जा सकते हैं। सचिन जैन चैट पे लिखो। फिर provided that nothing in this section shall prohibit the departure of crew or passenger from the vicinity of or the removal of goods from the vessel or craft where the departure or removal is necessary for the reasons of health, safety or the preservation of life or property. तो goods को भी remove कर सकते हैं। तो this I missed, goods को भी उतार सकते हैं। सही बात। अब मुझे एक बात बताइए आप कि अगर वेसल कस्टम एयरपोर्ट पे या कस्टम पोर्ट पे नहीं आता, किसी और पोर्ट पे आता है और वो इन्फॉर्म नहीं करता, तो क्या उसको स्मगलिंग मानेंगे या नहीं मानेंगे? आपका कॉन्फिस्केशन हो सकता है। improperly imported goods होगा, liable for confiscation, obviously it will attract penalty.
कोफोपोसा क्या है सुधीर, ये कोफोपोसा? अच्छा, कंजर्वेशन और प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है ये, मतलब कस्टम्स एक्ट में अगर इम्प्रॉपर इंपोर्ट हो गया तो क्या कोफोपोसा लग जाता है या कस्टम्स एक्ट के ही सेक्शंस लगेंगे? कस्टम कोफोपोसा दोनों लगेगा। तो कोफोपोसा में क्या ज्यादा पेनल्टी है, ज्यादा इम्प्रिजनमेंट है? अच्छा एक बात बताइए, अगर ये सिर्फ वेसल और एयरक्राफ्ट के बारे में लिख रहा है, क्या लैंड कस्टम स्टेशन में जो व्हीकल है वो किसी और रूट से आ सकता है या लैंड कस्टम स्टेशन के थ्रू ही आना पड़ेगा? लैंड कस्टम स्टेशन के थ्रू ही आना पड़ेगा। ऐसे भी लैंड, जितने भी इंडिया में लैंड कस्टम स्टेशन है वो सब बैरिकेडेड हैं, तो वो कहीं और से आ भी नहीं सकता है, और कहीं और से आया तो ऑब्वियसली उनके साथ क्या होता है आपको पता ही है, तो आर्मी का एरिया आ जाता है बेसिकली। अब आइए सेक्शन 30, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज इसको कंप्लीट करना है। सेक्शन 30 ये कहता है कि वेसल के आने से पहले, एयरक्राफ्ट के आने से पहले, वेसल और एयरक्राफ्ट के आने से पहले, दैट वेसल एंड एयरक्राफ्ट शुड फाइल अराइवल मैनिफेस्ट। इसको पहले हम लोग नाम देते थे इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, अब दे हैव चेंज्ड एवरीथिंग एंड दे आर नेमिंग दैट एज अराइवल मैनिफेस्ट, जिसको हम लोग इंपोर्ट मैनिफेस्ट भी बोलेंगे। बिफोर अराइवल ऑफ द वेसल, बिफोर अराइवल ऑफ द वेसल, और इलेक्ट्रॉनिकली ही होगा सेक्शन 30 में। सही बात? 3 डेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं अभी बता रहा हूं, आपको चेंज हो गया। मेरा एक दोस्त है मर्चेंट नेवी में, मैंने उससे कुछ बात की थी, मैं आपको कुछ डिटेल बताता हूं। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, यूएसए से डायरेक्ट इंडिया आ रहा है, 10 दिन की जर्नी है। यहां पर वो डिपार्चर मैनिफेस्ट फाइल करेगा, यही डिपार्चर मैनिफेस्ट अराइवल मैनिफेस्ट बन जाएगा, हाँ या ना? तो जैसे ही यहाँ डिपार्चर मैनिफेस्ट फाइल करे वैसे ही यहाँ अराइवल मैनिफेस्ट भी फाइल करते, क्या दिक्कत है? करेक्ट है? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ऐसा। मान लीजिए इसका कोई डेस्टिनेशन है अफ्रीका, तो जैसे, और अफ्रीका में कुछ वो गुड्स कुछ और कुछ अनलोड करेगा और कुछ लोडिंग लेगा, और जो डिपार्चर मैनिफेस्ट यहाँ फाइल किया था वही अराइवल मैनिफेस्ट यहाँ फाइल कर दिया, करेक्ट? अब वो अफ्रीका होते हुए आ रहा है, अब ये अराइवल मैनिफेस्ट को अमेंड करेगा या नहीं करेगा, हाँ या ना? करना पड़ेगा। अब अराइवल में, अब इसका मतलब प्रॉपर ऑफिसर के पास अराइवल मैनिफेस्ट आ चुका, ये जितने भी इंपोर्टर हैं, मान लीजिए इसमें 50 इंपोर्टर, इस शिप में या वेसल में 50 इंपोर्टर का सामान है, गुड्स है या कंटेनर है, इन सभी इंपोर्टर को पता है कि उसे बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। प्रॉपर ऑफिसर के पास अराइवल मैनिफेस्ट आ चुका है, ये बिल ऑफ एंट्री ये लोग फाइल कर देंगे। सही बात? कम से कम डॉक्यूमेंट्स की मैचिंग हो जाएगी, जो बचा रहेगा एग्जामिनेशन रहेगा। और आज भी मैं बता दूं, मैंने 2019 का जो रिपोर्ट पढ़ा था कि दे आर टेकिंग अराउंड 120 to 180 आवर्स टू क्लियर द गुड्स। कितने दिन हो गए? 5-6 दिन लग रहे हैं। इंस्पाइट कि ये सारा कुछ ऑटोमेटिक हो चुका है, 6 दिन 24/7 काम कर रहा है कस्टम डिपार्टमेंट। बहुत सारे
कस्टम स्टेशन। तो जो हमने डेटा पढ़ा वो 50% लोग एडवांस में फाइल कर रहे हैं बिल ऑफ एंट्री, बाकी 50% अराइवल पे फाइल करते हैं। खैर इन एनी केस अब यहां आते हैं, शिप का जो एवरेज जो स्पीड है कार्गो शिप का वो 20 नॉटिकल माइल पर आवर है। अगर ये शिप 200 नॉटिकल माइल के आसपास यहां खड़ी हुई है तो इसको बर्थ पे आने में कितना टाइम लगेगा? नहीं 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 नहीं, 20 नॉटिकल माइल स्पीड है, एक दिन, 1 डे। करेक्ट है, इससे ज्यादा स्पीड होती भी नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए आप, जब ये अराइवल मैनिफेस्ट फाइल कर देगा तो इसको अनलोडिंग करनी है, तो ये एक एप्लीकेशन भी फाइल करता है एंट्री इनवर्ड्स का। इससे प्रिवेंटिव ऑफिसर बेसिकली इसको परमिशन देता है टू अनलोड द कार्गो। करेक्ट है? अब मुझे एक बार फिर से बता दीजिए आप, यूएसए से शिप चला, जो डिपार्चर मैनिफेस्ट उसने यूएसए वाले को दिया होगा वही अराइवल मैनिफेस्ट किसको देगा? वो इंडिया में आइस गेट के थ्रू। और अगर कुछ लोडिंग अनलोडिंग करनी है तो डिपार्चर मैनिफेस्ट ही फाइल कर दे, उसके बाद वो अमेंड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर वो एक एप्लीकेशन फाइल कर देगा एंट्री इनवर्ड्स का, परमिशन टू अनलोड दी कार्गो। सही बात? देखिए, डिलीवरी ऑफ अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट। इंपोर्ट रिपोर्ट कब यूज करेंगे? लैंड कस्टम स्टेशन के लिए। और अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट कब यूज करेंगे? कस्टम्स पोर्ट या कस्टम्स एयरपोर्ट के लिए। सही बात? ये अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करने की जिम्मेदारी किसकी है? इंपोर्टर नहीं, इंपोर्टर नहीं, अरे इंपोर्टर यूएसए में थोड़ी बैठा हुआ है, शिपिंग लाइन की है। यस, शिपिंग लाइन की है, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑथराइज्ड कैरियर। यहाँ वर्ड यूज आएगा ऑथराइज्ड कैरियर, सी कैरियर, ट्रेन ऑपरेटर, कस्टोडियन, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 3 एंड पोस्टल ऑथोरिटी। ठीक है, तो इसमें वो पोस्टल अथॉरिटी ये सब भी है, क्योंकि इसी में डिपार्चर मैनिफेस्ट भी आएगा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे आपके साथ। सही बात? अब देखिए, द पर्सन इन चार्ज ऑफ वेसल यानी कि मास्टर ऑफ द वेसल, एयरक्राफ्ट, पायलट, व्हीकल गार्ड या कोई और हो गया, कैरिंग इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स और एनी अदर पर्सन as may be specified by the central government by notification in the official gazette. In this behalf, in case of a vessel or an aircraft delivered to the proper officer an arrival manifest or import manifest, which is list of goods, by presenting electronically, that is in ice gate, prior to the arrival of the vessel, vessel के आने से पहले, और एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल में आने के बाद आपको करना है। एंड व्हीकल में आपको क्या जमा करवाना है? इंपोर्ट रिपोर्ट within 12 hours after its arrival in the custom station in such form and manner as may be prescribed। और इसके लिए they have prescribed a rules। जहां भी वर्ड prescribed है इसका मतलब रूल्स है ही है। See cargo manifest and transshipment regulations 2018, and if the arrival manifest or import manifest or import report or any part thereof is not delivered to the importer within the time specified in this subsection, and if the proper officer is satisfied there was no sufficient cause for such delay, the person in charge or any other person referred to in this subsection who caused such delay shall be liable to a penalty not exceeding 50,000। तो कितने रुपए की पेनल्टी है बता दीजिए, कितने रुपए की पेनल्टी है? ऑब्वियस क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आएगा तो फंस मत जाइएगा। मैक्सिमम 50,000 की है, अप टू 50,000 की है। क्या पेनल्टी माफ कर सकता है वो?
राजेश जी सिंह यस, बाकी लोग अपर्णा जी सिंह नो, और यस माफ कर सकता, अप टू लिखा हुआ है ना, अप टू है तो माफ कर सकता, अप टू 50,000 डिस्क्रिप्शन है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इंपोर्ट रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर फाइल करेगा आने के बाद, हाँ या ना? ना 12 घंटे लिखा हुआ है, 24 घंटे तो मैंने आपको बोला है, पूछा है इनफैक्ट 12 आवर्स आने के 24 घंटे। करेक्ट है। अब इन्होंने नहीं लिखा रात में आया तब 24 घंटे, तो सुबह सुबह हो जाएगा क्या, रात भर में करेगा या ऑफिस जब खुलेगा तब करेगा? तो ये सब भी तो कहानी है। तो पेनाल्टी जरूरी नहीं है, मान लो 13वें घंटे में फाइल कर रहा है, ला लो 50,000 रुपया दे दो, ऐसा थोड़ी करेगा। करेक्ट है। अब नेक्स्ट वो लिखता है, द पर्सन डिलीवरिंग द अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट शैल एट द फुट देयर ऑफ मेक एंड सब्सक्राइब टू द डिक्लेरेशन ऑफ द ट्रुथ ऑफ इट्स कंटेंट्स। जब आप कुरियर वाले को किताबें कुरियर करने देते हैं, डॉक्यूमेंट्स कुरियर करने देते हैं, तो आपसे पूछता है ना कभी ये क्या है इसमें, वो भी बेचारा चेक करता रहता है क्या है इसमें, कहीं कुछ और तो नहीं है। नहीं तो दिस कैरियर बिकम्स लायबल। If the proper officer is satisfied that the arrival manifest or import report is in any way incorrect, incomplete, and there was no fraudulent intention, he may permit it to be amended or supplemented। बताइए, हमने इसका रीजन बता दिया था कब कर सकता है वो, हाँ या ना? कहीं और से होके आ रहा है तो वो कर देगा, उसमें फ्रॉडुलेंट इंटेंशन तो होगी नहीं। वो बता देगा सर हमने ये यूएसए से आ रहे हैं, अफ्रीका होते हुए आया है, अफ्रीका में लोडिंग अनलोडिंग की है, हमने डिपार्चर मैनिफेस्ट को फाइल कर दिया था, अब इसको अमेंड करना चाह रहे हैं। अब देखिए, सी कार्गो मैनिफेस्ट एंड ट्रांसशिपमेंट रेगुलेशन 2018, ऑथराइज कैरियर, इसको फाइल करना पड़ेगा। इसी में डिपार्चर मैनिफेस्ट भी है, याद रखिएगा, इसीलिए इसमें कस्टोडियन भी लिखा हुआ है। तो बेसिकली ही इज ए सी कैरियर, authorized train operator, custodian registered under this और postal authority। रजिस्ट्रेशन, अब जो भी अराइवल मैनिफेस्ट जिसको भी फाइल करना है या डिपार्चर मैनिफेस्ट फाइल करना है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो एनी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर अराइवल मैनिफेस्ट और डिपार्चर मैनिफेस्ट, ये हम लोग एक्सपोर्ट के लिए यूज करेंगे, shall apply to the jurisdictional commissioner of customs for registration in the form 1। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। और उसको एक बॉन्ड साइन करना है 10 लाख का, बैंक गारंटी सिमिलर अमाउंट का। आप देख रहे हैं कितनी सिक्योरिटी है, और ये बैंक गारंटी पोस्टल सिक्योरिटी के रूप में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में, फिक्स डिपॉजिट के रूप में भी हो सकता है। करेक्ट है। इसके बाद एक वर्ड आ रहा है, प्रोवाइडेड दैट एनी ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। ये कौन है? आपको जीएसटी याद है? ऑब्वियसली याद है। जीएसटी में वो जितने भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन का वो रेटिंग करना चाह रहे थे, याद है आपको? कंप्लायंस रेटिंग। उसी तरह से ये हर एक इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की कंप्लायंस रेटिंग करते हैं कि किसने, या कस्टोडियन की या फिर ऑथराइज कैरियर की, इनकी सबकी कंप्लायंस रेटिंग करते हैं। और कंप्लायंस रेटिंग करने के बाद इनको टायर 1 टायर 2 ये सब में डाल देते हैं कि बिल ऑफ एंट्री टाइमली फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी टाइमली दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो इन सब की कंप्लायंस रेटिंग करने के बाद इनको ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर कहते हैं, और इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। और अगर आप ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर बन जाते हैं
तो आपका जो इंपोर्ट गुड्स का क्लियरेंस है वो जल्दी होता है, एग्जामिनेशन नहीं होता गुड्स का, क्योंकि पता है आप सही बोल रहे हैं। तो ये सब फायदे हैं, आप भागेंगे नहीं, आपके ऊपर विश्वास ज्यादा किया जा सकता है। कहने का मतलब हर एक इंपोर्टर एक्सपोर्टर पर विश्वास करता है, लेकिन इनके ऊपर ज्यादा विश्वास करेंगे। तो प्रोवाइडेड दैट एनी ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश अ बैंक गारंटी फॉर एन अमाउंट ऑफ 10 लाख। इन बाकी अगर कोई कैरियर है तो उसको बैंक गारंटी देना होगा। करेक्ट है। Where the jurisdictional commissioner of custom is satisfied with the information provided by the applicant in form 1 shall register such applicant for transacting business under these regulations for a period of 3 years from the date of issue of such registration। तो 3 साल के लिए आप रजिस्टर्ड हो गए, उसके बाद आपका एक्सटेंशन हो सकता है। एक्सटेंशन कितने साल के लिए होगा? 5 साल के लिए, लेकिन ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर होगा तो उसका एक्सटेंशन 10 साल के लिए होगा। बैंक इशू गारंटी इन फेवर ऑफ कस्टम्स ऑन ऑटो रिन्यूअल बेसिस। ओके, अब इसके रूल 4 में आते हैं, कंटेंट ऑफ अराइवल मैनिफेस्ट। अब देखिए मैं जो कह रहा था कि एक तो एंट्री इनवर्ड्स यानी कि परमिशन टू अनलोड कार्गो एप्लीकेशन देगा, फिर कोई जनरल डिक्लेरेशन है, शिपिंग लाइन नंबर वगैरह वगैरह कुछ कुछ पूछेगा, स्टोर्स की लिस्ट देगा यानी कि वेसल में यूज होने वाले सामान की लिस्ट देगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ मास्टर्स एंड क्रू कपड़े लत्ते की लिस्ट देगा, कार्गो डिक्लेरेशन देगा। करेक्ट है? Yes, Sudhir, you can. The general declaration and cargo declaration. General declaration and cargo declaration shall be delivered before the departure of the vessel from the last port of call, and rest of the arrival manifest shall be delivered before the arrival of the vessel। तो मैं क्या कह रहा था, जो डिपार्चर वेसल है, जो डिपार्चर मैनिफेस्ट है वही अराइवल मैनिफेस्ट हो जाएगा। वहां से चलने से पहले ही आपको अराइवल मैनिफेस्ट देना होगा। सही बात? और अगर ऐसा करता है तो अमेंडमेंट होगा ही होगा। और कब अपडेट कर सकता है उसका टाइम लिखा हुआ है। बोला अगर वॉयज 96 आवर्स से ज्यादा का है तो 48 घंटे में, और अगर वॉयज 48 आवर्स टू 96 आवर्स है तो 24 घंटे में, और लेस देन 48 आवर्स है तो 6 घंटे में। तो डिपेंड करेगा कहां से कहां चल रहा, तो उसके ऊपर से डिपेंड करेगा। सही बात? इसके बाद स्पेसिफिक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अगर आर्म्स, एम्युनिशन, एक्सप्लोसिव, नार्कोटिक, इसके लिए अलग फॉर्म उन्होंने बनाया हुआ है, ये फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो नील भरना पड़ेगा, नील भरना पड़ेगा। करेक्ट है? और दूसरा, ये सेम बॉटम कार्गो का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कंटेनर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे होते हैं, तो किस कंटेनर में आर्म्स एम्युनिशन है, तो कंटेनर आपने शिप में देखा होगा, या नहीं देखा तो देख लीजिएगा गूगल करके, कि वो पूरे शिप में जो भी जाता है तो सब नंबरिंग होता है, शिप के अंदर भी। तो किस नंबर पे वो है, वो अगर बॉटम में है, अगर वो बॉटम में है तो बॉटम कार्गो बोलते हैं। मतलब कंटेनर एकदम नीचे है, आर्म्स एम्युनिशन उसके ऊपर 4 लेयर में कंटेनर रखा हुआ है, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। और कुछ भी नहीं है तो नील डिक्लेयर करना पड़ेगा। सही बात? फिर अमेंडमेंट का मैंने बता ही दिया। कार्गो आपके ट्रांसशिप कार्गो हैं या ट्रांजिट कार्गो, आपको मेंशन करना पड़ेगा। हो सकता है आप वेसल लेके आए, उसमें 1000 कंटेनर है, 1000 कंटेनर में 900 कंटेनर उतर जाएंगे, 900 कंटेनर उतर, 100 कंटेनर आपको ले जाना है कहां पर? श्रीलंका। सेम कंटेनर, तो उसको हम लोग ट्रांजिट कहेंगे। लेकिन वो पहले वहां उतरेगा मुंबई पोर्ट पे, मुंबई पोर्ट के बाद किसी और कंटेनर में वो जाएगा कहीं और, या तो डोमेस्टिक जा सकता है या इंटरनेशनल जा सकता है, उसको हम लोग ट्रांसशिप कहेंगे, उसको हम लोग ट्रांसशिप कहेंगे। ये अराइवल मैनिफेस्ट में लिखा होना चाहिए। सही बात? तो देखिए
गुड्स टू बी लैंडेड मेंट फॉर होम क्लियरेंस। होम क्लियरेंस का मतलब मैं उसको छुड़वा के अपने फैक्ट्री में ले जाऊंगा। गुड्स टू बी लैंडेड मेंट फॉर क्लियरेंस एट अनदर इंडियन पोर्ट, यानी कि मुंबई पोर्ट में गया, उसके बाद मुंबई पोर्ट से कोची पोर्ट जाएगा किसी दूसरे वेसल में। गुड्स टू बी लैंडेड बट डेस्टिन्ड फॉर ए फॉरेन पोर्ट, यानी कि मुंबई पोर्ट में उतरा लेकिन श्रीलंका पोर्ट जाएगा। करेक्ट है। एक्सपोर्ट गुड्स, कोस्टल गुड्स। फिर इसके बाद ऑन बोर्ड कौन से गुड्स उतरेंगे? नहीं, ट्रांजिट गुड्स नहीं उतरेंगे, फॉरेन ट्रांजिट गुड्स नहीं उतरेंगे। करेक्ट है। फिर ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। कल मिलते हैं। मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपसे। तो अभी तो हमने ट्रायल वाली क्लास ली हुई है, तो जिसमें अनलिमिटेड नंबर है, देन विल शिफ्ट टू जिसमें मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स ही आ सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक ऑन व्हाट्सएप। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और जो भी स्टूडेंट सीएस प्रोफेशनल के हैं जो ऑलरेडी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने, दे आर ऑब्वियसली फ्री। लेकिन जिन्होंने सिर्फ वॉल्यूम 1 लिया हुआ है तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वॉल्यूम 2 भी ले लें। कस्टम क्लास ऑब्वियसली फ्री हो जाएगी उसमें। और जो सिर्फ कस्टम करना चाहते हैं उनके लिए 1000 रुपीज तो हमने बताया ही हुआ है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।